एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज हम डिस्कस कर रहे हैं गेट बीटी 2023 का पेपर डिस्कशन। एंड प्रीवियसली मैंने गेट बीटी एंड एक्सेल 2024 का डिस्कशन ऑलरेडी कवर करवा दिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखा है देन चैनल का प्लेलिस्ट विजिट करके देख सकते हो। दोनों ही प्लेलिस्ट का लिंक ऊपर आई बटन में दिया हुआ है। एंड लास्ट टाइम जब मैंने गेट बीटी 2024 का पेपर डिस्कशन करवा रही थी तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे बोला था कि मैम आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स वाले सेक्शन का भी डिस्कशन करवा दीजिए। उसका भी डिस्कशन हम कर लेंगे। ओके, सो डोंट वरी रिगार्डिंग दैट। एंड एक रिक्वेस्ट, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से मेरा रहता ही है जो है कि इफ वीडियोस बेनिफिशियल लग रहे हैं आप लोगों को देन प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। एंड आपके फ्रेंड्स एंड जूनियर्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि उनका भी बेनिफिट हो जाए। ओके, सो लेट अस बिगिन। तो देखो, पहला ही क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप का है एंड इट इज़ फ्रॉम द टॉपिक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। क्वेश्चन में दिया गया है यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन इज कैरिड आउट बाय। यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में होता क्या है? देखो, सबसे पहले ये ट्रांसक्रिप्शन बबल बनता है। ये डीएनए है, यहाँ पे ये ट्रांसक्रिप्शन बबल बना हुआ है एंड यहाँ पे ये आरएनए पॉलीमरेज बाउंड है। ये आरएनए पॉलीमरेज अभी क्या करेगा, ये इस डीएनए स्ट्रैंड को यूज करेगा एज ए टेम्पलेट यूज करके ये इस डीएनए स्ट्रैंड से बनाएगा आरएनए। ओके, सो हो क्या रहा है, यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज एक डीएनए स्ट्रैंड को एज ए टेम्पलेट यूज कर रहा है एंड उससे बन रहा है आरएनए। सो यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन होगा क्या? वो होगा ऑप्शन ए, दैट इज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। आंसर इज ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये भी बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर आपको सिर्फ बेसिक चार्ट्स भी पता है देन आप बहुत ही इजीली इसको आंसर कर दोगे। ओके, देखो क्वेश्चन में पूछा है एसिटाइल कोलाइन रिलीज्ड बाय द पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स हैज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इन द हार्ट पेसमेकर सेल्स। तो देखो, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है पैरासिम्पैथेटिक नर्व। पैरासिम्पैथेटिक नर्व इन्वॉल्व किस में होते हैं? ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द रेस्ट एंड डाइजेस्ट। दैट मीन्स इस टाइप के नर्व्स क्या करेंगे, ये हार्ट रेट को स्लो डाउन कर लेंगे। तो जहाँ पे भी हार्ट रेट को इंक्रीज करने की बात किए गया है उसको सबसे पहले तो डिस्कस करें। तो देखो, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी में इंक्रीज की बात किए गए हैं एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स तो रेस्ट एंड डाइजेस्ट के लिए, दैट मीन्स हार्ट रेट को स्लो डाउन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो बी एंड डी तो पहले ही हो गए बाहर, बी भी आउट एंड डी भी आउट। ओके, अभी देखो ऑप्शन ए में दिया गया है इट बाइंड्स टू द, एक मिनट, ऑप्शन ए में दिया गया है इट बाइंड्स टू द जीपीसीआर एंड एक्टिवेट्स जी प्रोटीन टू स्लो द हार्ट रेट। ठीक ठाक लग रहा है पढ़ के स्टेटमेंट। अभी सी बचा है, सी को भी देख लेते हैं। सी में दिया है इट बाइंड्स टू द जीपीसीआर एंड इनहिबिट्स जी प्रोटीन टू स्लो द हार्ट रेट। यहाँ पे जो ये इनहिबिट वर्ड दिया गया है इसके लिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। व्हाई? बिकॉज काम करने के लिए उसको तो एक्टिवेट करना पड़ेगा जी प्रोटीन को, ना कि इनहिबिट। अगर जी प्रोटीन इनहिबिट ही हो जाएगा देन हार्ट रेट स्लो डाउन कैसे हो जाएगा? जी प्रोटीन इनहिबिट हो जाएगा तो जीपीसीआर एक्टिवेट कैसे होगा? ओके, सो सी भी ऑप्शन हमारा गलत है। ओके, ऑप्शन, therefore correct option will be option A. Okay, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत ही सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, assertion reason based।
assertion में क्या दिया गया है? In multicellular organisms, cells different lineages have different gene expression profiles. बिल्कुल सही स्टेटमेंट दिया गया है. रीजन क्या है? Alternative splicing is the only mechanism to generate protein diversity. यहाँ पे ड्यू टू दिस वर्ड ओनली ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा. वाई? बिकॉज ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ऑल्टरनेटिव स्पाइसिंग ही रिस्पॉन्सिबल हो आपका प्रोटीन डाइवर्सिटी के लिए. ऐसा बहुत सारे अलग अलग मैकेनिज्म्स हैं, आपको भी पता है, जो जनरेट करते हैं डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन, जैसे कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन हो गया, म्यूटेशन हो गया, या फिर कोई भी दूसरा दूसरा मॉडिफिकेशन हो गया, जैसे कि एसिटाइलेशन हो गया, मिथाइलेशन, फॉस्फोराइलेशन, इट्सेट्रा इट्सेट्रा. ओके, सो रीजन यहाँ पे एकदम गलत है. सो assertion is true, our assertion is true and reason is false. So देखो ऐसा स्टेटमेंट कहाँ पे दिया गया है? ऑप्शन ए में बोथ आर फॉल्स, नो. ऑप्शन ए बोथ ए एंड आर आर ट्रू, नो. सी इज ए एंड आर आर ट्रू, नो. रीजन गलत है. डी यस, ए इज ट्रू, assertion is true but reason is false. Therefore आंसर आएगा ऑप्शन डी. ओके, नेक्स्ट. ये भी बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, अगेन फ्रॉम assertion reason based. assertion में दिया गया है क्रोमोसोम म्यूटेशंस कैन चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम. बिल्कुल सही बात बोली गई है, assertion तो सही है. रीजन देख लेते हैं. रीजन में दिया गया है ऑल क्रोमोसोम म्यूटेशंस अराइज ड्यू टू द नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग माइटोसिस एंड मियोसिस. ऐसा किसने कहा है? ऐसा किसने कहा है कि सारा का सारा, यहाँ पे तो एक तो ऑल बोला है, ऑल जहाँ पे बोला है तो यहीं पे ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है. एंड ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारा का सारा क्रोमोसोमल म्यूटेशन आपका नॉन डिसजंक्शन की वजह से ही हो. ऐसे बहुत सारे रीजंस है क्रोमोसोम म्यूटेशन का, तो सो ज़रूरी नहीं है कि सारा का सारा नॉन डिसजंक्शन की ही वजह से हो. सो रीज़न तो हमारा गलत है. अभी देखो assertion is true but reason is false. देखते हैं assertion कहाँ पे है. ए में दिया गया है both false, no. B is assertion is true but reason is false. Yes, exactly. आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी. नेक्स्ट, सी वैल्यू पैराडॉक्स रिवर्स. बहुत ही इजी है, आंसर आएगा ऑप्शन ए, दैट इज लैक ऑफ कोरिलेशन बिटवीन जीनोम साइज एंड जेनेटिक कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. आई डोंट थिंक इसमें आप लोगों का कोई एक्सप्लेनेशन का जरूरत भी हो. नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following drugs is not an immune checkpoint inhibitor? इसको याद करना है, मेमोरी बेस्ड है, एज इट इज आपको याद करना है, कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है. आंसर आएगा ऑप्शन डी. ओके, नेक्स्ट. Dendritic cells are involved in a cross presentation of antigens. Which of the following proteins is or are required for cross presentation? ऑप्शन ए में दिया गया है बेसिक ल्यूसीन ATF लाइक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 3. यस. पी का जरूरत तो हमें होगा. पी देखो कहाँ कहाँ पे है, तीन ऑप्शन में पी दिया गया है, तो डी तो हमारा पहले बाहर हो गया. ओके, डी बाहर हो गया हमारा. क्यों देख लेते हैं. मेम्ब्रेन एसोसिएटेड रिंग CH टाइप फिंगर 1 MAR CH1. नो. क्यों का जरूरत में है नहीं, इसका जरूरत हमें डेंड्राइटिक सेल का क्रॉस प्रेजेंटेशन के लिए तो जरूरत नहीं. सो क्यों है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन गलत हो जाएगा. देन आर में दिया गया है सॉल्यूट कैरियर फैमिली 10 मेंबर 1. नो, इसका भी जरूरत नहीं है. सो बी भी गलत है. therefore आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Which one of the following is required for the development of B cells in the bone marrow? ये एकदम इजी एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप का क्वेश्चन है. देखो, ये जो NK सेल्स हैं, ये तो इंट्रिंसिक इम्यून सिस्टम का पार्ट है.
इसका बी सेल डेवलपमेंट के साथ कोई भी रोल नहीं है, तो डी तो पहले बाहर हो गया, डी गलत है। कफर सेल्स क्या है, ये लीवर का मैक्रोफेजेस है, तो सी भी बाहर है। डेंड्राइटिक सेल एक टाइप का एपीसी सेल है, इसका बी सेल डेवलपमेंट के साथ कोई रोल नहीं है, तो बी भी गलत है। देयरफॉर बचा क्या, ऑप्शन ए। ओके, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ये भी इजी है। Which of the following statement is true about leg hemoglobin? Option A is it binds oxygen to protect pathogens. Exactly, यही सही ऑप्शन है, ये आ जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट, excuse me, the correct sequence of events during bacteriophage infection of a bacterial cell is। सबसे पहले बैक्टीरियोफाज इन्फेक्शन के लिए बैक्टीरियोफाज का बैक्टीरिया के ऊपर लैंडिंग होना जरूरी है। पहला स्टेप तो लैंडिंग होगा, लैंडिंग दिया गया है ए एंड सी में, देयरफॉर बी एंड डी तो रिजेक्ट हो गया। ओके, बी एंड डी को पहले ही हम लोग कर देते हैं कट। ओके, बी एंड डी बाहर हो गए। नेक्स्ट, लैंडिंग के बाद क्या हो गया, लैंडिंग के बाद अटैचमेंट होगा। ओके, लैंडिंग के बाद अटैचमेंट होगा, देन टेल कॉन्ट्रैक्शन होगा, उसके बाद क्या होगा, वो पेनिट्रेट करेगा बैक्टीरियल सेल को। बैक्टीरियल सेल को पेनिट्रेट करने के बाद उसका कोट का जो है उसका अनप्लगिंग होगा, देन उसका जो बैक्टीरियोफाज का डीएनए है वो बैक्टीरिया के अंदर वो उसको इंजेक्ट कर देगा। ओके, सो ये सीक्वेंस ही आपके करेक्ट है। सी में जो दिया गया है लैंडिंग के बाद डायरेक्ट टेल कॉन्ट्रैक्शन, वो गलत है। ओके, लैंडिंग के बाद डायरेक्ट टेल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, पहले अटैचमेंट होगा, देन टेल कॉन्ट्रैक्शन होगा, उसके बाद होगा आपका पेनिट्रेशन एंड अनप्लगिंग एंड फाइनली डीएनए इंजेक्शन होगा। ओके, सो आंसर आ गया ऑप्शन ए। Intracellular proteins are targeted for proteolytic degradation in proteases upon conjugation with dash। सभी को पता है आंसर ऑप्शन है, दैट इज यूबीक्विटी। नाउ नेक्स्ट, ये भी बहुत ही इजी एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सभी को पता ही होता है इसका आंसर। क्वेश्चन में दिया गया है इन एलाइजा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स आर कंजुगेटेड टू एंटीबॉडीज फॉर डिटेक्शन ऑफ द एनालाइट। एल्कलाइन फॉस्फेटेस ये यूज होता है, ये सभी को पता है। ट्रिप्सिनेस का एलाइजा में कोई काम नहीं है। हॉस्टिडिस अगेन वन ऑफ द मेजर एंजाइम ऑफ एलाइजा। देन एमाइलेज का भी एलाइजा में कोई काम नहीं है, देयरफॉर पी एंड आर हमारा कॉम्बिनेशन में रहेगा। सो ऐसा ऑप्शन ए में दिया गया है। ओके, देयरफॉर आंसर आएगा ऑप्शन ए। Okay, so this question is from hybridoma technology, and hybridoma technology is actually one of the hot topic from the perspective of GATE biotechnology और GATE Excel। So आपको बहुत अच्छे से याद करना पड़ेगा इस हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी को, एंड कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं लाइक बी सेल, हाइब्रिडोमा सेल एंड कैंसर सेल, इन तीनों सेल्स का कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद रखना है, लाइक कौन सा थायमिडिन काइनेस पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है, कौन एच पॉजिटिव है, कौन नेगेटिव है, किस साल्वेज चलता है, किसमें डी नोवो चलता है, ये सब आपको याद करना पड़ेगा। एंड उसके साथ साथ जो HAT मीडियम है उसके कौन सा कंपोनेंट किस पाथवे को ब्लॉक करता है, लाइक कौन सा कंपोनेंट आपका साल्वेज को ब्लॉक करता है, कौन सा डी नोवो को ब्लॉक करता है, कौन सा साल्वेज का रॉ मटेरियल है। सो ये सब चीज़ें आपको अच्छे से लर्न करना पड़ेगा एंड याद भी रखना पड़ेगा। सो ऐसा ही एक क्वेश्चन इस पेपर में भी पूछा गया है। क्वेश्चन में दिया गया है इन हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इज एब्सेंट इन माइलोमा सेल्स दैट आर यूज्ड फॉर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोटेक्शन। तो जैसे कि मैंने बोला आपको, बी सेल, माइलोमा सेल एंड हाइब्रिडोमा सेल, इन तीनों सेल्स का कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखना पड़ेगा एंड किसमें कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है
वो भी याद रखना पड़ेगा। सो इस क्वेश्चन आंसर आएगा हाइपोक्सैंथिन गुआनिडीन फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज और AGPRT। ओके, सो ऑप्शन ए आएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following methods are used for detection of DNA and RNA respectively? ये मेथड ब्लॉटिंग टेक्निक से है। ये क्वेश्चन ब्लॉटिंग टेक्निक से पूछा गया है एंड बहुत ही इजी है। अगर आपको याद है देन बहुत ही अच्छी बात है, देन अदरवाइज आप इसको याद कर सकते हो ऐसे न्यूमोनिक स्नो ड्रॉप करके। ओके, एस फॉर सदर्न एंड डी फॉर DNA। ओके, सदर्न इज फॉर DNA। देन एन से आता है क्या, नॉर्दर्न, एंड उधर ड्रॉप का आर से आता है RNA। सो नॉर्दर्न इज फॉर RNA एंड पी, ड्रॉप का पी इज फॉर प्रोटीन एंड स्नो का जो लास्ट वर्ड है W इज फॉर वेस्टर्न। सो वेस्टर्न इज फॉर प्रोटीन। ओके, सो ऐसे स्नो ड्रॉप करके आप याद कर सकते हो इस ब्लॉटिंग टेक्निक को। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में पूछा गया है which of the following methods are used for detection of DNA and RNA respectively? So DNA के लिए यूज होता है सदर्न एंड RNA के लिए यूज होता है नॉर्दर्न। सो आंसर आएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इजी है। mRNA क्या करता है, mRNA कोड्स फॉर प्रोटीन। सो पी का आएगा 3। ओके, पी का 3 आएगा, पी का 3 ए एंड डी में है। सो सॉरी, पी का 3 ए एंड बी में है। सो सी एंड डी तो हमारा पहले ही बाहर हो गया। पी का 3, अभी देखो tRNA क्या करता है, tRNA के है एक्चुअली एडाप्टर के जैसे काम करता है। सो एस का आएगा 1, पी का 3 एंड एस का 1। देखो अभी एक ही ऑप्शन हमारे पास बचा हुआ है, दैट इज ऑप्शन ए। ये आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर। सिर्फ दोनों को ही मैच करने से हमारा आंसर आ जाएगा, ओके, तो देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन बी में जो दिया गया था इसका 2, नो, tRNA एक्चुअली पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट नहीं करता। सो बी भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। वैसे आंसर आ गया था हमारे पास, बी को चेक करने का जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया। ओके, सो नाउ दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम बायोइन्फॉर्मेटिक्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो ब्लास्ट पढ़ते हो आप लोग, वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है एंड बहुत ही इजी है एंड वन ऑफ द हॉट टॉपिक है। हर साल पूछा ही जाता है, चाहे वो गेट में हो या फिर किसी दूसरे एग्जाम में हो। सो डिफरेंट टाइप्स के जो ब्लास्ट एंड फास्टा होता है उसका क्वेरी सीक्वेंस क्या होता है एंड डेटाबेस क्या होता है वो आपको याद रखने पड़ेंगे एंड इसी टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे पूछा भी गया है। देखो क्वेश्चन में पूछा है which one of the following programs is used for finding distantly related or remote homologs? सो ये पहले फर्स्ट ऑप्शन में जो ब्लास्ट एम दिया गया है, दिस एक्चुअली कंपेयर्स न्यूक्लियोटाइड क्वेरी अगेंस्ट न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस। सो ये तो गलत है। ब्लास्ट एक्स क्या करता है, ब्लास्ट एक्स एक्चुअली कंपेयर्स बिटवीन न्यूक्लियोटाइड क्वेरी अगेंस्ट प्रोटीन डेटाबेस। सो बी भी बाहर गया। टी ब्लास्ट क्या करते हैं, टी ब्लास्ट एक्चुअली कंपेयर्स बिटवीन न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस एंड प्रोटीन क्वेरी। सो डी भी तो बाहर हो गया, therefore बचा क्या, ऑप्शन सी, दैट इज साई ब्लास्ट, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन इज करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is used for global alignment of two principles? सभी को पता है आंसर आएगा ऑप्शन सी, दैट इज नीडलमैन वुंच एल्गोरिथम। एंड अगर यहाँ पे ग्लोबल की जगह हमसे लोकल अलाइनमेंट पूछता है therefore फिर हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, दैट इज स्मिथ वाटरमैन एल्गोरिथम। ओके, सो ग्लोबल के लिए नीडलमैन वुंच एंड लोकल के लिए स्मिथ वाटरमैन, बस इतना याद कर लेना। Next, which of the following methods cannot be used to determine the secondary structure of a protein? ये भी easy है, देखो
CD स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से हम लोग सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को डिटरमाइन कर सकते हैं. सो ए एंड डी बाहर हो गए. एंड फोरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी से भी प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर डिटरमाइन किया जा सकता है. अभी हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है, दैट इज ऑप्शन सी और मास स्पेक्ट्रोस्कोपी. ओके, सो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी. नेक्स्ट, which of the following plant growth regulators facilitated advantageous root formation? सभी को पता है, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन है, दैट इज ऑक्सिन. बाकी सारे के सारे ऑप्शन एक्चुअली साइटोकिनिन के हैं. ओके, तो वो नहीं आएंगे. आंसर इज ऑप्शन है, दैट इज ऑक्सिन. नाउ एक क्वेश्चन रिलेटिव के तौर में पूछा गया है एंड बहुत ही इजी है. आप अगर सिर्फ चेकर बोर्ड भी बना लेते हो देन भी आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता. क्वेश्चन में दिया गया है फैब्री डिजीज इन ह्यूमन इज अ X-linked disease. The probability in percentage for a phenotypically normal father and a carrier mother to have a son with Fabry disease is dash. So यहाँ पे हमारे पास फादर जो है नॉर्मल है एंड मदर कैरियर है. सो फादर नॉर्मल है, मदर मतलब फादर XY टाइप का जीनोटाइप होगा फादर के पास, एंड मदर इज कैरियर. दैट मींस मदर कैसी होगी, XC टाइप का. अभी इसका चेकर बोर्ड बनाओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो फिर ये एक ही बच्चा है जो एक्चुअली डिजीज शो करेगा, बाकी कोई भी बच्चा डिजीज शो नहीं करेगा. ये जो है, ये जो फीमेल बनी है यहाँ पे, ये एक्चुअली फेनोटिपिकली नॉर्मल ही है. सो 4 बच्चों में से यहाँ पे एक का ही या फिर एक मेल चाइल्ड का ही हम कह सकते हैं जो एफेक्टेड होगा. सो एफेक्टेड, सो एक मेल चाइल्ड का एफेक्टेड होने का चांस है 1/4, दैट इज 0.25. इसको परसेंटाइल कन्वर्ट करोगे तो आंसर आएगा 25%. ओके, यहाँ पे जो डिजिट इनपुट करोगे वो कितना इनपुट करोगे, 25 इनपुट करोगे. एंड लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, the value of limit cos 2x minus cos 4x upon x square is dash. देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं. प्लीज इग्नोर दिस फॉर द टाइम से. एक्चुअली मैंने ध्यान नहीं दिया. इग्नोर दिस प्लीज. एक सेकेंड, इसको मैं राइट कर देती हूँ. ये इसको प्लीज इग्नोर करो. इसका कोई रिलेशन नहीं है क्वेश्चन के साथ. क्वेश्चन में ये देखो, ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से है. ये लिमिट हमारे पास दिया गया था एंड जब भी ऐसा कोई लिमिट दिया होगा हमें चेक करना है कि क्या हम लोग LHospital रूल या फिर LHospital रूल अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं. सो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 दिया गया है. जहाँ कहीं पे भी x दिया है हम पहले वहाँ पे x इक्वल टू 0 पुट करके देख लेते हैं. सो cos 2 इंटू 0 माइनस cos 4 इंटू 0, दैट मीन्स ये वाला भी आएगा 0, cos 0 माइनस cos 4 इंटू 0 मीन्स दैट ऑल्सो इज cos 0. एंड नीचे x स्क्वायर x इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं, देयरफॉर 0 स्क्वायर. सो cos 0 की वैल्यू क्या है हमें पता है 1. सो 1 माइनस 1 इज 0. सो 0/0 फॉर्म हमारे पास आ जाएगी. ओके, एंड हमें एक चीज पता है, जब भी हमारे पास 0/0 फॉर्म या फिर इंफिनिटी फॉर्म आता है देन हमें अप्लाई करना पड़ेगा LHospital रूल या फिर LHospital रूल. जैसे भी आप प्रोनाउंस करना चाहो वो कर सकते हैं. सो हमने यहाँ पे LHospital रूल अप्लाई कर लिया है. LHospital रूल का मतलब क्या है, ऊपर नीचे हमें डेरिवेशन करना पड़ेगा जब तक ना वो जो 0/0 फॉर्म या फिर इंफिनिटी फॉर्म था वो रिमूव हो जाए. ओके, सो cos 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस sin 2x. एंड यहाँ 2x का भी डेरिवेटिव का भी चेन रूल हम लोग फॉलो कर रहे हैं. सो 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2 प्लस
प्लस एक्चुअली माइनस कॉस 4x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस माइनस ऑफ साइन 4x। यहाँ पे माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ओके, साइन यहाँ पे प्लस हो जाएगा एंड यहाँ पे अगेन 4x का डेरिवेटिव हम लोग कर रहे हैं जो यहाँ पे आ रहा है 4, ओके। डेरिवेटिव का भी चेन रूल फॉलो हो रहा है। डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x। अभी इसको हम लोगों ने एक्चुअली तोड़ लिया है दो अलग अलग पार्ट में। इसको लिख रहे हैं माइनस 2 इंटू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन 2x बाई 2x प्लस 4 इंटू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन 4x बाई 2x। इसको लिखा है माइनस 2 इंटू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन x बाई 2x प्लस, अभी देखो इसको हमने ऐसे लिखा है, हम लोग एक्चुअली नीचे 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अभी नीचे 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर उसको बैलेंस करने के लिए ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई होगा। सो 4 इंटू क्या होगा 8 होगा, 8 इंटू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन 4x बाई 4x। अभी लिमिट का फॉर्मूला से हमें पता है जब भी लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन x बाई x क्या होता है 1 होता है। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन 2x डिवाइडेड बाय 2x, ये वाला वैल्यू आ जाएगा 1। सो माइनस 2 इंटू 1 प्लस अगेन 8 इंटू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन 4x बाई 4x, ये वाला वैल्यू भी आ जाएगा 1। सो देयरफॉर माइनस 2 प्लस 8 मीन्स 6 आ जाएगा, प्लस 6 आ जाएगा, हमारे पास फाइनल आंसर है। सिंपल सा एक क्वेश्चन था ये, अगर आपको लिमिट का बेसिक पता था सॉल्व कर सकते थे। अभी ये भी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का ही क्वेश्चन है फ्रॉम द टॉपिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो ये सीरीज हमारे पास दिया गया है एंड हमसे पूछा गया है सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म्स ऑफ एस, ओके। सो देख लेते हैं, देखो फर्स्ट टर्म हमारे पास है 1, डी मीन्स कॉमन डिफरेंस क्या है 2 है, हाफ कैसे निकला है इसको, 3 एंड 1 के बीच का डिफरेंस है 2, 3 एंड 5 के बीच का डिफरेंस 2, 5 एंड 7 के बीच में डिफरेंस 2। सो ऐसे ही चीजें जा रहा है, देयरफॉर डी का वैल्यू क्या जाएगा 2 एंड इंट है 50। सो एस 50 हमें निकालना है। सो फॉर्मूला क्या है हमारे पास n/2 प्लस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो यहाँ पे फॉर्मूला पे पुट कर दो, सारे वैल्यूज हमारे पास ऑलरेडी है, ए का वैल्यू पता है, डी का वैल्यू पता है, एन भी पता है। सो इसको पुट कर देंगे इस फॉर्मूला में, फिर आंसर आ जाएगा 2500, ओके। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। देन ये भी प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है एंड बहुत ही इजी है। Two fair six-sided dice are thrown. The probability of getting 12 as the product of the numbers on the dice राउंड अप करने को बोला है 2 डेसिमल प्लेसेस तक। बहुत ही इजी है, देखो कैसे सॉल्व हो जाएगा। हमारे पास टोटल पॉसिबिलिटीज कितने हैं, हर एक डाइस का 6 साइड है एंड हमने 2 डाइस थ्रो किया है, देयरफॉर टोटल पॉसिबिलिटीज आ जाएगी 6 इंटू 6 दिस 36 एंड उस 36 में से कितने ऐसे केसेस है जहाँ पे जो दो नंबर हमारे पास मिलेंगे उसका प्रोडक्ट 12 होगा। सो क्या हो, सो ऐसे कितने पॉसिबिलिटीज है, ऐसे पॉसिबिलिटीज 4, 6 इंटू 12, 2 इंटू 6 12, 3 इंटू 4 12 एंड 4 इंटू 6 12। तो इसके अलावा कोई और दूसरी पॉसिबिलिटीज नहीं है जहाँ पे हमारे ऐसे दोनों के प्रोडक्ट, दो नंबर के प्रोडक्ट 12 मिलते हैं। So required probability is what? Total possibilities हमारे पास है 36 and required possibilities 4. So 4 by 36 आ जाएगा 0.11 and यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, if 7 power 36 is 216, then the value of 7 power minus x round off to 3 decimal places. I guess ये शायद लास्ट क्वेश्चन है आज का। देखो 7 पावर 3 इंटू एक्स इक्वल टू दिया गया है 216। अभी हमने क्या किया है, दोनों साइड लॉग ले लिया है, तो दोनों साइड लॉग ले रहे हैं, फिर इसको कैसे लिख रहे हैं, ये जो ऊपर का पावर है ये सामने आ जाएगा 3 इंटू एक्स
इंटू लॉग 7 इक्वल टू लॉग ऑफ 216। इसको एक्यूरेट अगर सॉल्व करेंगे देन इसका वैल्यू आ जाएगा 0.92। अभी 7 पावर माइनस एक्स का वैल्यू हमें निकालना है। 7 पावर माइनस 0.92 करो एंड इसका वैल्यू कैलकुलेटर पे निकालोगे तो आंसर आ जाएगा 0.167। ओके, सो यही हमारा करेक्ट आंसर था। सो यहाँ पे हमने आज का वीडियो कंप्लीट कर लिया। इससे आगे का क्वेश्चंस हम लोग अपकमिंग वीडियोस पे डिस्कस कर लेंगे। आप लोगों को वीडियोस अच्छे लगे हो देन प्लीज़ लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में यू आर फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। एंड वीडियो के एंड में एक बार कमेंट बॉक्स में बताना कि वीडियोस कैसे लग रहे हैं आप लोगों को। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।